पड़ोसी में आवाज जाएगी तो कुछ लोग जल जाएंगे, ठीक है ना। भारत माता की बजरंग छात्रावास के वार्षिकोत्सव एवं कक्षा द्वादश के विदाई समारोह में हम सबके बीच में मन साझा कर रहे भाई तेजल मीडिया के क्या उपाधि देते हैं वो हिंदी में, संपादक और हमारे भास्कर क्लासेस के संस्थापक आदरणीय रामाराम जी, पन्नाराम जी, मनोहर जी, मोहनलाल जी, पधारे हुए प्यारे विद्यार्थियों, मेरी युवा साथियों। मैं अभी पेमाराम जी से जब चर्चा कर रहा था तो बात जब हॉस्टल की आई और हॉस्टल में जब बच्चों की आई तो मैंने कहा कि जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ युवा तरुणाई अपने आप खींच करके आती है। और आज यहाँ जितने भी बैठे हैं हॉस्टल के विद्यार्थियों के अलावा जो भी बैठे हैं वो सारे एकदम नौजवान बैठे हैं। तो मुझे आगे कहने की नौबत नहीं आई कि बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति, क्योंकि आज का जो दृश्य है वो केवल और केवल युवा तुर्क कह सकते हैं, उन्हीं का ही है दृश्य। इसलिए पधारे हुए सारे मेरे युवा तुर्क और इस हॉस्टल का संचालन कर रहे, मैं उनकी प्रशंसा क्या किन शब्दों में करूं, जिन्होंने अपने शिक्षा के साथ साथ और एक बिजनेस के रूप में और ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र में रहने वाले बच्चे जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी बाजार में, वो उन सुविधाओं के कारण वंचित नहीं रह जाए, इसलिए एक सामान्य शुल्क पर और हॉस्टल चला करके और उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलाने के क्षेत्र में काम कर रहे भाई डालू राम जी थोरी साहब, हमारे बावरा राम जी और इनकी पूरी टीम। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के कुछ बातें रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, हम सब बहुत क्षेत्र की बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बातों के बाद यदि हम सपने का दी एंड करके बैठ जाते हैं तो फिर उस सपने को हम साकार नहीं कर पाते। इसलिए उड़ान आकाश में भरनी है, उड़ान आकाश में भरनी है, लेकिन पैर हमारे धरातल पर टिके रहे, बस इस बात का ध्यान रखें। कभी कभार हम हमारी चीजों को छोड़ करके बहुत निराले पायदान पर चले जाते हैं जहां न हमको कोई जानता है न कोई पहचानता है, और हम अपने आप को वहां स्वाहा कर देते हैं। बढ़िए, ऊंचाई पर बढ़िए, जीवन में उस लक्ष्य को भी प्राप्त करिए जो सबसे कठिन लक्ष्य है। मैं उदाहरण देता हूं साजन राम जी केकड़ का। डाक विभाग की एक पोस्ट थी केवल, हम दोनों संघ के वर्ग में साथ थे और अखबार में जब विज्ञप्ति आई तो केवल एक पोस्ट थी। तो साजन जी ने कहा कि मैं इसमें फॉर्म भरूंगा, तो और भी साथ बैठे थे तो उन्होंने सहज मजाक में कहा कि साजन जी यदि आप फॉर्म भरेंगे तो आपका नंबर आएगा। कल्पना कर लो कि एक पोस्ट है और अगला व्यक्ति कह रहा है कि मैं इसके लिए आवेदन करूंगा। हजारों लोगों ने उसके लिए आवेदन किया होगा। यदि साजन जी उस समय अपना मन कमजोर कर लेते, एक पोस्ट है, क्या करना है, नंबर आएगा नहीं आएगा, ये हमारी आदत में है ऐसा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके लिए अच्छी तैयारी करूंगा और सफल होऊंगा। और कहते हैं कि वो डाक विभाग में इंस्पेक्टर बने और एक पोस्ट थी, एक पोस्ट में उनका सिलेक्शन हो गया। बात कल्पना कर ली थी कि उनका कॉन्फिडेंस का लेवल था, जो उनकी सोचने की क्षमता थी, उनका जो विश्वास था वो बहुत मजबूत था। और हमारे यहाँ कहा जाता है
कि जिस व्यक्ति का विश्वास मजबूत होता है, जिस व्यक्ति का लक्ष्य अडिग होता है, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक लक्ष्य साथ देता है तब तक कोई दुनिया की ताकत हमको उस लक्ष्य से पीछे नहीं रख सकती। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमको जीवन का एक लक्ष्य बनाना है। उस लक्ष्य पर कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए कौन सी सीढ़ी हो सकती है, और उन सीढ़ी के चढ़ने के लिए कितने पायदान पर एक साथ चढ़ना पड़ेगा, कितने पायदान पर एक एक स्टेप चढ़ना पड़ेगा, इन सबको सोच करके हमको तैयार करना, हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हम यदि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे मन को मजबूत बना लेते हैं, तो वो लक्ष्य स्वयं चल करके हमारे चरणों में आकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए कवि ने कहा है कि लक्ष्य ओझल ना हो जाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य ओझल ना हो जाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। यदि हमारा लक्ष्य अडिग है, हम लक्ष्य पर चलने के लिए मजबूत है, तो हमारा लक्ष्य प्राप्त अवश्य होगा। इसलिए हम हमारे जीवन की प्रारंभ की बातें जब करते हैं तो बहुत सारी चीजों की जानकारी हमारे सबके ध्यान में आती है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह भी रहे थे कि हम उन दिनों में जब शिक्षा ग्रहण करते थे, उस दिन ना हमें परसेंटेज का ज्ञान था, न हमें और कोई चीज की जानकारी थी। हमें केवल और केवल एक चीज की जानकारी थी कि मैं पास हो गया हूं, मैं अगली कक्षा में आ गया हूं। और वही पास होने वाला व्यक्ति अपना इंस्टीट्यूट चलाता है और उसमें से हजारों नौजवानों को तैयार करके और एक अच्छी लाइन दिला देता है। यह होता है उनका आत्मविश्वास। परसेंटेज महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास, हमारा आत्मबल। मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, यह हम स्वयं को ज्ञात होना चाहिए। और यदि ये बात हम स्वयं को पता चलती है तो फिर किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं। इसलिए शिक्षा के साथ साथ हमको बहुत सारी बातों का एक साथ अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन करने के बाद हमारे जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मैं किस क्षेत्र में जाकर के काम करूंगा। ये राजस्थान की यदि हम चर्चा करते हैं और राजस्थान की जनसंख्या का गुणांक निकालते हैं तो कहते हैं कि 3% लोग नौकरी करते हैं। 3% नौकरी करने वाले के लिए लाखों लोग उसकी लाइनों में कतार लगा करके खड़े हैं। कभी हमने इसके बारे में विचार किया क्या कि मैं केवल और केवल मेरा नौकरी का लक्ष्य ही क्यों है? हम अपने आप को मजबूत करें, अपने आप के अंदर झांक करके देखें, क्या मैं नौकरी देने वाला बन सकता हूं? क्या हम नौकरी देने वाले कैसे बन सकते हैं, इसको लेकर के भी हमें बड़े वृहद स्तर पर सोचने की आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि हमारे थोरी साहब ने जब हॉस्टल प्रारंभ किया है, हो सकता है इन्होंने अपने रोजगार के लिए प्रारंभ किया है, लेकिन केवल और केवल डालूराम जी अकेले रोजगार चला करके अपना पेट भरे ऐसा नहीं है। इस हॉस्टल में रहने के लिए एक वार्डन भी चाहिए, इसमें एक रोटी बनाने वाला व्यक्ति भी चाहिए, इसमें ट्यूशन कराने वाला व्यक्ति भी चाहिए। यानी कितने लोगों को रोजगार अतिरिक्त में दिया इन्होंने। ये है हमारा हुनर। हम अकेले नहीं, हमारे साथ और लोग मिलकर के हम काम को कैसे अच्छा कर सकते हैं, अच्छे काम करने के लिए सोच कैसे सकते हैं, इसको लेकर के और हमारा मन बड़ा रख करके सोचना चाहिए। मैं उद्योग के क्षेत्र में जा सकता हूं क्या? मैं मेरे क्षेत्र में नवाचार क्या कर सकता हूं? मैं कृषि के क्षेत्र में नवाचार क्या कर सकता हूं? मैं उदाहरण देता हूं, एक हमारे गांधों के मित्र है, मेरे नाम नहीं बताना चाहूंगा, वो हैदराबाद में लगभग 125 करोड़ रुपए के पैकेज में काम करता था। परिवार में पिताजी वृद्ध थे, उनको लगा कि पिताजी की सेवा करने वाला व्यक्ति भी चाहिए, माताजी की सेवा करने वाला व्यक्ति भी चाहिए, और यदि सेवा नहीं करेंगे, केवल पैसे की ओर देखेंगे, तो फिर दुनिया कल ताने भी मारेगी, हमारा धर्म भी बनता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने तय किया कि केवल पैसा इस जीवन में सब कुछ नहीं है, माँ बाप की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक अपने मन में नया विचार किया कि पानी मीठा है, जमीन मेरे पास उपलब्ध है, और उन्होंने एक कृषि के अंदर नवाचार करते हुए और सब्जी का काम प्रारंभ किया। वो कहते हैं कि जब मैं हैदराबाद को छोड़ करके यहां पहुंचा था, घर वालों ने भी मुझे ओलंबे दिए कि इतना अच्छा और इतना बढ़िया पैकेज छोड़ करके घर क्यों आ गए।
उन्होंने कहा कि मैं 1 साल के लिए घर रुकूंगा, फिर जाकर के नौकरी करूंगा। तो फिर घर वाले सहजता के साथ मान गए। माता पिता जी वृद्ध तो थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक। वो समय किसका था? वो माँ और बाप अकेले घूमने नहीं देते थे कि छोटी बेटी है, कहीं बाहर नहीं चली जाए, अकेली नहीं चली जाए, तेरी क्षण क्षण की चिंता करते थे। वो कौन थे? परिवार के लोग। और जब तेरी एक उम्र 20 साल की हो गई, आप उस परिवार को भूल रहे हो। ये सारी बातें कहां से आ रही है? उसके पीछे का कारण है कि हमारा एकल परिवार, हम संयुक्त परिवार को छोड़े जा रहे हैं। केवल और केवल 4 पैसे क्या कमा लिए, उस पैसों के मद में आकर के व्यक्ति अपने परिवार किसी का नाम लेकर के, लेकिन जब उनको देखते हैं तो अंदर से दिल टूटता है। क्या हम इतने प्रकार की मर्यादाएं छोड़ चुके हैं? जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए, उससे 1000 गुना नीचे उतर जाते हैं हम शब्दों को लेकर के। ऐसी फूल भाषा के अंदर रील बनाते हैं कि केवल और केवल मेरे को ज्यादा लोग देखेंगे कैसे। उसको कह दिया जाए कि तेरे मां और बाप के साथ बैठ करके ऐसे वर्णों का उपयोग कर लो, वो शर्म से मुंह लटका करके बैठा रहेगा, बोल नहीं पाएगा उनके सामने। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए समाज के अंदर अपने फूल शब्दों को डाल करके और समाज की युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का काम जो आज कर रहे हैं, मैं उन सबसे भी आह्वान करता हूं। आपका पैसा होगा रील बनाना, कोई बुरी बात नहीं, आप कमाइए पैसा, लेकिन अच्छी भाषा के साथ कैसे काम कर सकते हैं? मर्यादित भाषा। बहुत सारे ऐसे रील बनाने वाले लोग हैं, लोग उनको इसीलिए देखते हैं कि ये कौन सा शब्द गलत उपयोग लेगी, और लोग उसको गलत सुनने के लिए ही रील देखते हैं। यारे विद्यार्थियों, ऐसी गलत बात न सुने, हम ऐसी गलत चीजों को न देखें। जो व्यक्ति फूड भाषा का उपयोग करता है, उसकी रील कभी हमारे आगे भी आ जाएगी, उसको लाइक और शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आप और हमारा आज का नुकसान नहीं, आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने का काम कर रहा है। आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी? आज जो गूगल पर और यूट्यूब पर जो हमारी भाषाएं रहेगी, आने वाले 50 वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद, 200 वर्षों के बाद, 500 वर्षों के बाद जब हमारी पीढ़ियां होगी, वो सुनेगी क्या कि हमारे पूर्वज इस प्रकार के फूट शब्दों का उपयोग करते थे। उस समय क्या धर्म और समाज की मर्यादाएं नहीं थी? क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये कोई व्यक्ति तय करके देगा क्या? हम स्वयं को तय करना है कि मुझे क्या अच्छा बोलना है, क्या बुरा बोलना है। इसलिए हम सब बातों को ध्यान में रख करके एक अच्छा नागरिक बनकर के जीवन जिए, एक अच्छा विद्यार्थी बनकर के इस देश के लिए कैसा अच्छा काम कर सके, उसको लेकर के और हमारे मन में विचार हमें